ये जो कहानी पगडंडी है, यह नया ज्ञानोदय के अक्टूबर 2018 के युवा रचनाशीलता अंक में प्रकाशित हुई थी। मैं अपना पहले संक्षिप्त परिचय दे दूं तो मेरा नाम श्रद्धा थवाइट है। मैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर नामक स्थान में पली बढ़ी हूँ और अभी रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ पिछले 15 वर्षों से निवास कर रही हूँ। मैं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा में अधिकारी हूँ और 15 साल से जॉब में हूँ। रायपुर में पोस्टिंग है, तो इसीलिए 15 साल से हम रायपुर में ही हैं। तो लिखना जो है वो लगभग 5 साल पहले शुरू हुआ था। मेरी पहली प्रकाशित कहानी जो थी वो दिसंबर 2015 में प्रकाशित हुई थी, हवा में फड़फड़ाती चिट्ठी। ये जो कहानी थी वो प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित हिंदी युवा कहानीकार प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आई थी। और इसके बाद फिर मेरा लेखन का सफ़र शुरू हुआ। उसी मंथ में ही दैनिक जागरण में राजेंद्र राव जी ने मेरी एक कहानी मुक्ति एवं भय को प्रकाशित किया था और उसके बाद से फिर लगातार लेखन का सफ़र जारी है। बहुत सी पत्रिकाओं जैसे नया ज्ञानोदय, वागार्थ, कथादेश, परिकथा आदि में मेरी कहानी प्रकाशित हो चुकी है। मैं कहानी पाठ शुरू करूं या फिर थोड़ा सा और इंतज़ार करके शुरू करेंगे दीवान जी? ये जो पगडंडी कहानी है, ये कहानी बस्तर अंचल की कहानी है। रहने को यूँ तो जो भौगोलिक परिस्थितियाँ इस कहानी में हैं वो किसी भी दुर्गम इलाके में रहने वाली, जहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं, किसी भी दुर्गम इलाके में रहने वाली महिला की कहानी हो सकती है। लेकिन इसमें जो सांस्कृतिक परिवेश मैंने लिया है वो बस्तर अंचल का सांस्कृतिक परिवेश है। ये कहानी जो है फूलो इस कहानी की नायिका का नाम है और ये जो है बहुत ही सुदूरवर्ती गांव में रहती है और यह एक दृढ़ संकल्प करती है कि वह अपने बच्चे को अस्पताल में ही जन्म देगी। तो इस संकल्प की राह में उसकी क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्यों वह यह संकल्प लेती है, वह सब इस कहानी में है। धन्यवाद एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क का, धन्यवाद। नमस्कार जायसवाल, राकेश जायसवाल जी। बस्तर जी, सुमति लाल सक्सेना जी, आपका भी नमस्कार। बहुत सुंदर जगह है बस्तर, वहाँ के जंगल, वहाँ की संस्कृति, सब कुछ बहुत ही सुंदर है। वैसी हरियाली बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है, उतने घने जंगल, बहुत ही सुंदर जगह है बस्तर जी। नमस्कार। तो इस कहानी के बारे में बता रही थी। तो ये जो फूलो नायिका है, इस नायिका के सफ़र में क्या क्या परेशानियां आती हैं और क्यों वह यह निर्णय लेती है, यह सब इस कहानी में है। इस कहानी में ये नायिका जो है मुझे बहुत मजबूत एक स्त्री लगती है, क्योंकि जंगलों में जहाँ की यह कहानी है सुविधाएं नहीं होती हैं और प्रसव वगैरह के लिए अस्पताल जाना भी बहुत कम ही होता है। लेकिन तब भी यह नायिका प्रण करती है। जी नमस्ते कुसुम जी। और अपने इस प्रण को अपनी तमाम शारीरिक मानसिक परेशानियां झेलते हुए भी निभाती है। एक तरह से कहें तो विषम परिस्थितियों में बिना किसी के सहयोग के अपना निर्णय स्वयं लेती है और खुद को सशक्त बनाकर उभारती है। और इसी तरह से नमस्कार पूर्णिमा जी, नमस्कार नवनीत नीरव जी। इस तरह से वो अपना खुद उसने जो निर्णय लिया है, अपने अकेले के दम पे जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का मान अपने अकेले के प्रयासों से रखती है। तो यह मुझे बहुत सशक्त स्त्री लगती है। मैं इस कहानी को
उस अनजान अनाम आदिवासी महिला को समर्पित करती हूँ जिसने अपने क्षेत्र में इस पगडंडी पे पहली बार पैर रखा था, पहली बार ये निर्णय किया था और इस पर आगे बढ़ी थी। और उसने आगे बढ़ने के साथ साथ अपने बहुत से दूसरे लोगों के लिए, बहुत सी दूसरी महिलाओं के लिए इस पगडंडी की शुरुआत की थी। मैं अपनी रचना यात्रा में और कुछ कहानी की शुरुआत करने से पहले कुछ बात कहूँ तो यह 2018 में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। और उसके बाद से काफ़ी समय निकल चुका है, पर मैं आज जब ये मुझे कहानी पाठ का प्रस्ताव मिला तो मैंने इसी कहानी का ही पाठ करना चाहा, क्योंकि मैं बस्तर की उस महिला की आवाज़ को आप सबके सामने रखना चाहती थी। मैं अपनी कहानी का पाठ आरंभ करती हूँ, फिर आप लोग के जो प्रश्न आते जाएंगे उन प्रश्नों का जवाब भी मैं देती जाऊँगी। कहानी का नाम है पगडंडी। किसी घर का जंगल की छांव में होना, छोटे से गांव में होना कितनी समस्याएं लाता है, ये कोई फूलों से पूछे। फूलों का घर सुदूर बस्तर के पठार की गोद में बसा है। गांव में जीवन की आधारभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है, न सड़क, न बिजली, न पानी। पानी की सुविधा के लिए लगभग 5 किलोमीटर दूर बहती एक नदी है। रोशनी के लिए ढिवरी, जिसके लिए मिट्टी का तेल लेने 20 किलोमीटर दूर कस्बे में जाना होता है। सड़क के नाम पर घने जंगल से गुजरती एक पगडंडी है जो गांव को कस्बे से नहीं, कस्बे की ओर जाती सड़क से जोड़ती है। इस कस्बे में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो इन दिनों दिन रात फूलों के सपनों में आने वाली जगह बनी हुई है। माँ नहीं है फूलों, पर माँ हो रही है। उसके माँ होने के घड़े में बूंद बूंद कर मातृत्व भर रहा है। वह उस दिन के इंतज़ार में है जब पेट में महसूस होती हलचल, पेट में महसूस होता बच्चा उसकी गोद में होगा। यूँ भी 9वां महीना तो इंतज़ार का ही महीना होता है। एक बार और फूलो इसी इंतज़ार में थी, पर वह इंतज़ार ही रह गया। कोई और माने न माने, फूलो तो इसका जिम्मेदार उस सीटी सी आवाज़ में चीखने वाली गायतिन, बस्तर अंचल में गायतिन जो प्रसव कराती हैं दाइयाँ, उनको गायतिन कहते हैं। तो फूलो तो इसका जिम्मेदार उस सीटी सी आवाज़ में चीखने वाली गायतिन को ही मानती है। इस बार वह अपनी जचकी किसी डॉक्टर से कराने के लिए ही कृत संकल्पित है। उसका मायका भी जंगल की छांव में ही है, एक गांव में ही है, लेकिन वह एक कस्बे के पास है, उससे पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। सड़क जिंदगी में कितने परिवर्तन लाती है यह फूलों को अच्छे से पता है। उसने अपने घर में सबकी जचकी अस्पताल में ही, उसकी ससुराल में मानते हैं कि जो काम घर द्वार में रहते हो जाता है उसके लिए मीलों दूर अस्पताल जाकर रुपया है। फूलो यह जानकर तो अवाक ही रह गई थी कि यहाँ अस्पताल जाना मतलब मौत का संदेशा ही होता है। यहाँ से किसी को अस्पताल ले जाना हो तो मरीज को डोला डंडी या चारपाई में बांधकर मीलों दूर ढोते हुए ले जाना होता है। इसीलिए लोग जब तक जान पर न बनाएं अस्पताल जाते ही नहीं। फिर बच्चा पैदा करने के लिए इतनी दूर न डोला डंडी में जाना संभव है और ना ही पैदल। इन 9 महीनों में फूलो एक बार भी अस्पताल नहीं गई, लेकिन उसने पूरे समय अस्पताल में जचकी के लिए अपनी जिद बनाए रखी है। कुछ महिलाएं बाहरी चुप्पी के साथ अंदर से उसके साथ हैं, तो बड़ी बूढ़ी भयंकर विरोध में हैं। फूलो ने पिछली बार भी अस्पताल में जचकी कराने के लिए घर में कहा था, तब उसे घर में जचकी के समर्थन में कई किस्से सुनाए गए थे। वही किस्से इस बार उसे फिर सुनाए गए। सास ने कहा कि वह तो लकड़ी लेने जंगल गई हुई थी। जब उसका बेटा हुआ, कुल्हाड़ी से नाल काटी और बेटे को अपनी साड़ी से गोद में बांधा और सिर पर बटोरी लकड़ियों का बोझ सिर पर रखे घर चली आई। आज ही सास ने कहा वह तो मड़िया काटने गई हुई थी। वहीं खेत में फूलों के ससुर हुए, दरांती से नाल काटी और सीने से बांधकर बेटे को घर ले आई। लोग बाद में वहां जाकर फूल नाल लेकर घर आए। पिछली बार फूलों की जचकी के समय उसे घर से लगी एक नई बनी झोपड़ी में भेज दिया गया
और कहा गया कि जब दर्द हो तो वह कमरे में रखे, गर्म पानी से नहाए और खुद ही ताकत लगाए। जब बच्चा हो जाए तो आवाज़ दे दे, जिससे गायतिन जाकर नाल फूल काटे, बच्चे को नहला धुलाकर पोंछ ले। पिछली बार अपने बच्चे को खोकर फूलो इस बार फिर घर में जचकी का खतरा उठाना नहीं चाहती। फूलों की कोख में लगा फल पक चुका है, कभी भी डाल से अलग हो सकता है। आज शाम से ही फूलों को रह रहकर मीठा मीठा सा दर्द हो रहा है। फूलों परेशान है यूँ शाम को दर्द शुरू होने से। सुबह दर्द होता तो वह अस्पताल जा भी सकती थी, लेकिन शाम को तो अस्पताल जाना संभव ही नहीं। उसने इस मीठे दर्द को अपने अंतस में थाम लिया। वह जानती है यदि उसने दर्द के बारे में घर में बताया तो उस पर नज़र रखी जाने लगेगी और अंततः उसे घर में ही जचकी करानी पड़ेगी। उसी गायतिन से, सीटी सी आवाज़ में चीखने वाली गायतिन से। मीठा दर्द सहन करते हुए वह अपने सारे काम निपटाती रही और फिर ढिबरी बुझाकर झोपड़ी में सोने चली गई, इस आस में कि सुबह तक यह दर्द मीठा मीठा ही रहे। मजबूरी ने आस का चोला पहन लिया। यह झोपड़ी वही है जिस झोपड़ी में वह पिछले प्रसव के समय तड़प रही थी। अभी इस मीठे दर्द में, तीखे दर्द के जल्दी ना आने की आस में, तीखे दर्द के जल्दी ना आने की मन्नत में उसे वे पर शिद्दत से याद आने लगे जब झोपड़ी के अंदर दर्द अपना नुकीला खंजर रह रहकर उसके शरीर में भोंक रहा था। उन पलों में वह चीखती रही थी, पर कोई अंदर ना आया। बाहर घर के पुरुष चावल लेकर पुकारते हुए देव को बुला रहे थे। उसकी चीखें उनकी सम्मिलित आवाज़ों से भी तेज थीं। उसकी सास अंदर आना चाहती थी। उसने गायतिन को कहा भी कि बहूबाई अकेले नहीं कर पाएगी, उसने कभी ऐसा नहीं देखा है, लेकिन गायतिन ने अपनी सीटी सी आवाज़ में चीखते हुए उसे चुप करा दिया था। चुप हो जाने से होनी तो नहीं टलती। वही हुआ जिसका फूलों को डर था। जब उसकी चीखें हल्की पड़ने लगी, शरीर शिथिल पड़ने लगा, तो उसकी सास और गायतिन अंदर आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आधी बेहोशी में उसने अपने बच्चे को देखा। वह नीला पड़ चुका था, किसी का चट्टान के टुकड़े सा। उसी पल उसने अपने जाए को पहली और आखिरी बार देखा। फिर मानो लांदा के नशे में बेसुध हो गई। उसकी गोद सूनी रह गई। लेकिन 2-4 दिन बाद ही सुबह वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। साल बीज बीन रही थी, बकरियां चरा रही थी, चिरौंजी फोड़ रही थी, घर आंगन बुहार रही थी। हवा की तरह दुख उसे घेरे हुए था। दुख से भूख का दावल नहीं बुझ सकता। भूख लगनी ही है तो जीवन चलना ही है। उसके जीवन से दुख झरता रहा, लेकिन इसे अंजुरी में भरना भी उसके लिए विलासिता थी। जिंदगी जीने की जद्दोजहद में दुख कांटों में पकपल चलना उसकी विवशता थी। यूँ चलते चलते आज वह फिर उसी मुहाने पर आ पहुंची है। मीठे दर्द के साथ सोने की कोशिश में अलटते पलटते हुए उसने बूढ़ा देव से मन्नत मांगी कि इस बार तो उसे जचकी से पहले अस्पताल पहुंचना ही है। हे बूढ़ा देव, इस बार उसे जचकी से पहले अस्पताल पहुंचा ही दें। वह पहाड़ सा नीला टुकड़ा उसके दिल में धंस गया है। वही हर जगह उसे दिखता है, नीले पहाड़ में, नीले आसमान में, नीले पानी में। वही उसे बार बार सपने में आता है। महीनों उसका दूध और आंखें बहती रही थीं। अब वह इन नीली यादों से छुटकारा चाहती है। बच्चे को अपने गोद में लेना चाहती है, छाती से चिपटा कर दूध पिलाना चाहती है, उसकी नन्ही उंगलियों की पकड़ महसूस करना चाहती है, उसमें खुद का होना महसूस करना चाहती है। यह मीठा दर्द रात भर मीठा ही बना रहे, इस आस में, और बढ़े नहीं इस डर के साथ। वह पिछली यादों में डूबती उतराती रही। डर था फिर से खो देने का। पिछली बार जब उसे कुछ कुछ होश आया तो वह अंदर कमरे में छिंद की चटाई पर पड़ी थी। पास ही आग जल रही थी जिसमें हिरवा पानी खदक रहा था। भीतर खोली में कोसम गड्ढा खोद रहा था जिसमें उसके विदा ले चुके अंश से जुड़े नाल और फूल गाड़े जा रहे थे। वहीं कोसम के फूल और नाल भी गड़े हुए थे। दर्द का तूफान तबाही मचाकर जा चुका था, बस अवशेष साथ रहने थे, जो अब भी साथ हैं, उसके फूल और नाल, उसकी नीली यादों में। उसकी आया बस्तर में माँ को कहते हैं। उसकी आया भी पिछले साल जमीन के अंदर सुला दी गई थी। अपनी पूरी गर्भावस्था में फूलो आया का सपना देखती रही थी। सपने में आया कहती थी कि मैं आ रही हूँ तेरे पास। पिछली बार फूलो सिर्फ अपने बच्चे ही नहीं, अपनी आया के भी इंतज़ार में थी, लेकिन फूलो फिर से अनाथ हो गई।
बचपन से उसके पास कोई अपना कहने को था तो आया थी। बूबा तो बस ताड़ी, सल्फी, लांदा के नशे में डूबे रहते थे, फिर जल्दी ही इस दुनिया से ही चले गए। बूबा की याद के नाम पर फूलों को माँ के साथ बूबा के मेन हीर बस्तर क्षेत्र में जो मृतकों की याद में पाषाण स्तंभ बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं पाषाण स्तंभ या काष्ठ स्तंभ। मृतकों की याद में बस्तर क्षेत्र में बनाए जाते हैं, उन्हें मेन हीर कहते हैं। तो बचपन की यादों में फूलों को माँ के साथ बूबा के मेन हीर के पास जा बैठना ही ज़्यादा याद है। माँ धीरे धीरे बूबा की प्रिय चीज़ों को इस पाषाण स्तंभ में उभारे अक्सों, जैसे सल्फी रखने वाला तुम्बा, साइकिल, अक्सर साथ रहने वाली टंगिया, तम्बाकू की डिब्बिया, इन सबको छूती रहती, फिर एक लंबी सांस भरकर उठ आती। फूलों रात के अंधेरे में झिंगुरों की तेज आवाज़, पेड़ों के पत्तों की साएं साएं, बांस के झुरमुट से आती हवा की हूँ 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 की आवाज़ में भूत प्रेत का अस्तित्व पाती। उनसे डरती तो आया ही उसे अपनी छाती से चिपटाए सुलाती। महुए से खुशबू आती थी आया की देह से। रात आया की खुशबू, नीली याद और दर्द के साथ मिलकर फूलों के जेहन में सल्फी के सुरूर जैसे संकल्प को पूरा करने का सुरूर भरती रही। जिस रात आया उसे छोड़कर गई, वह रात अक्सर उसके सामने पतझड़ के पत्तों सी बिछ जाती है। फूलों को जिन पर न चाहते हुए भी चलना ही पड़ता है, चरमराते पत्तों सा उसका दिल चूर चूर होता रहता है। रात के अंधेरे में दर्द और संकल्प की लड़ाई लड़ते हुए फूलों आया की यादों के जंगल में विचरने लगी। उस रात पूरे घर में रंग गुलाल के छींटे पड़े हुए थे। नगाड़ा, ढोल, तुड़मुड़ी, तुरही की आवाज़ गांव पार कर आसपास के गांव में भी मृत्यु का संदेश देती तैर रही थी। गांव घर के लोग आंगन में इकट्ठे हो गए थे। रात उनके नाच गाने से झूमने लगी थी। सबकी सांसों में महकती सल्फी लांदा की खुशबू घर आंगन को भी महकाए हुए थी। आया को आंगन में कटे ठूंठ की तरह लिटा दिया गया था। सिर्फ फूलों ही आया के पास बैठी हुई थी, आया का बर्फ सा ठंडा हाथ पकड़े हुए। बाकी सब रंग गुलाल से होली खेलने, नाचने गाने में रमे हुए थे। वे उसे भी नचाना चाहते थे, लेकिन फूलों का मन ही नहीं था आया के पास से उठने का। सुबह होते ही आया को गीले कपड़े से पोंछकर सिंदूर, बिंदी, टिकली लगाकर तैयार कर दिया गया। लोग एक के बाद एक आकर उन्हें कपड़े उड़ाते जा रहे थे। आया कपड़ों के ढेर के नीचे छुप गई। तभी किसी को याद आया कि चिन्हा तो दिया ही नहीं है। फूलों सबसे पास खड़ी थी। उसे ही कहा गया कि वो काजल से आया के शरीर में एक चिन्हा रख दे, जिससे जब आया घर में नया जन्म लेकर वापस आए तो पता चल जाए कि आया आई हैं। उसने अपनी 2 उंगलियों में काजल लिया और आया की कमर में टीका लगा दिया। एक हूक उठी फूलों के दिल में। उसे पूरा विश्वास है कि उसके नीले बेटे के कमर में वही काला निशान रहा होगा और वही निशान इस आने वाले बच्चे के कमर में भी होगा। तभी दर्द की थोड़ी तेज लहर आई। फूलों ने उठने की कोशिश की, लेकिन सामने वही रात का अंधेरा छा गया। वह फिर आंधी में टूटी पेड़ की डाल सी चटाई में पसर गई। बाहर आंधी चलने लगी है। पेड़ टूटने और बचे रहने के बीच हवा में डोल रहे हैं। फूलों भी नींद और दर्द के असमंजस में डोल रही है। आया उसे सपने में आवाज़ दे रही है। मीठा दर्द अब मीठा नहीं रहा। दर्द के बढ़ने के डर से राहत के लिए फूलों ने आया के साथ की गर्माहट को अपनी यादों में खोजना चाहा, लेकिन मिली बर्फ से ठंडी आया की स्मृति। वह सिहर उठी। वह दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आया को करती थी। उसे डूमादेव याद आए। उस रात की सुबह आया को लेकर फूलों और घर के बाकी सब स्त्री पुरुष जंगल की ओर चल पड़े थे। फूलों रो रही थी, हल्की बारिश हो रही थी, आसमान रो रहा था, पत्तों से पानी की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं, जंगल भी रो रहा था। आया को ज़मीन में गड़ा दिया गया। ऊपर से 8-10 बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए। इन भारी पत्थरों से भी भारी मन से वह बाकी सबके साथ नदी के किनारे पहुंची। नदी समय सी बही जा रही थी। नदी में पांव डालने से पानी की ठंडक मन तक पहुंची और गर्म तवे में पड़े पानी की बूंद सी भाप बन गई। यह भाप आंखों में संघनित होकर आंसुओं के रूप में बरस पड़ी। रास्ते से बुआ ने करंज की डंडी तोड़ ली थी। सबने करंज की दातून घस नदी में ही फेंक दी। बुआ ने सबके सर में नदी के किनारे की मिट्टी लगा दी, सिर घस घस कर धो दिया। अब डूमा देव पकड़ने की तैयारी थी।
सब नदी के किनारे मेंढक मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। बुआ सबको उचका रही थीं, यह कह कर कर कि जिसको डूमादेव मिलेंगे उसको ही भाभी सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। सब नदी किनारे चिखला में पत्थर के नीचे कटाव में हाथ डाल रहे थे। एक मेंढक को पकड़ने अक्का ने हाथ बढ़ाया। मेंढक की पिछली टांग पकड़ में आई, लेकिन उंगलियां लसलसी चिकनी टांग पर फिसल गईं। मेंढक ने छलांग मारी। सामने पत्थर के नीचे टटोलती फूलो थी। मेंढक सीधे फूलो के सिर पर बैठ गया। फूलो का हाथ अगले ही पल प्रतिक्रिया में अपने सिर पर था। डूमादेव पकड़ने फूलो को मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके हाथ में डूमादेव खुद आ विराजे थे। उस दिन बहुतों के लिए वह जलन का कारण बन गई थी कि आया सबसे ज़्यादा उसे ही प्यार करती थी, और इतना प्यार करती थी कि डूमादेव खुद उसके पास आ गए। डूमादेव को संभाल के सरई पान के दोनों के बीच रख लिया गया। सब नदी में 7 डुबकी मारकर निकल आए। नदी में डुबकी लगाते हुए जो पानी था वह डुबकी मार के निकलते वक्त नहीं रह गया। घर भी बदल गया था। घर पर अब आया नहीं थी। उस दिन नदी में डूमादेव का फूलों को मिलना, फिर आया का सपने में आना, बार बार आना, विश्वास बरगद सा घना होकर उसके मन की जमीन में विशाल जड़ों सा समा गया था कि उसकी संतान उसकी माँ ही होगी। ऐसी प्रतीक्षित संतान को घर पर जचकी कराने की जिद ने छीन लिया। उस सीटी सी आवाज़ वाली गायतिन ने उससे छीन लिया। इसलिए फूलो इस बार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। क्या करे वह? अभी तो पूरब के पंछी ने अपनी उड़ान नहीं भरी है। चहु और अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन परिंदे चहचहाने लगे हैं। वह उठी, बिना किसी को बताए गांव की उस पगडंडी पर बढ़ गई जो उसे कस्बे की ओर ले जाती, सड़क से जोड़ती थी। पगडंडी जो कि लोगों के कस्बे की ओर लगातार आते जाने से बनी थी। यह वही पगडंडी होती है जिस पर यदि लोगों ने चलना छोड़ा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पिछली बार गांव की महिलाओं ने उसे भाग्यशाली करार दिया था जो बच गई थी वह, वरना गांव में एक घर नहीं जहां से कोई नार बीज बनने के दौरान में खोई न हो। फूलों के इन बढ़ते कदमों से गांव की दूसरी माताओं के लिए पगडंडी नई तैयार हो सकती थी या बरसों के लिए बंद भी हो सकती थी। फूलों को दोनों ही बातों का एहसास नहीं था। वह तो सिर्फ यह चाहती थी कि उसकी जचकी अस्पताल में हो। वह नंगे पांव बढ़ती गई। दर्द भी बढ़ता गया। वह बढ़ती रही। चलते रुकते, दर्द से दोहरे होते, पेड़ों का सहारा लेते, चट्टानों पर बैठते, पगडंडी के ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए, बड़ी बड़ी चट्टानों से घूम कर जाते हुए, छोटी छोटी चट्टानों को रौंदते कि आगे बढ़ना ही सपने से मिलना है, माँ से मिलना है। उसे चलते जाना है करीब 15 किलोमीटर। आधे से कुछ अधिक रास्ता पार कर वह तब थम गई जब उसके सामने पहाड़ी बरसाती नदी गरजते हुए तूफान सी बहती मिली। आमतौर पर शांत सी यह नदी कल शाम के आंधी पानी से बौराई दिखी, जैसे पैर रखते ही किसी फुफकारते नाग सी लपक कर उसे डस लेगी। उसे अपनी आया की सास की बात याद आने लगी कि पेट में बच्चा लिए नदी पार नहीं करते। जब यह बंधन उसके संकल्प की राह में बाधा बनकर खड़ा हो गया तो वह सफल जचकी की आशा ने इस बाधा को भी पंख बना दिया। कुछ ही पलों में वह हरहराती नदी की धारा में एक लकड़ी के साथ बहती हुई उसे काटने लगी। कई जगहों में आसान प्रसव के लिए तैरना अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ फूलों के लिए तैरना सुरक्षित प्रसव की संभावना की एकमात्र शर्त थी, अस्पताल तक पहुँचने की संभावना की अनिवार्य शर्त थी। उसे कोसम की शिद्दत से याद आई। अभी यदि साथ होता तो उसे यूं धारा से जूझना नहीं पड़ता। उसे तो बस साथ बहते जाना होता, लेकिन उसकी सही मांग में भी तो कोसम साथ नहीं बहा। अब क्या उसका सहारा याद करना। नदी को काटने की कोशिश करते वह नदी के साथ बहती रही, नदी को काटती रही। नदी पार करते ही सामने सीधी खड़ी चट्टानें मिली। वो जगह जहाँ से सब कस्बे तक जाने के लिए नदी पार करते थे पीछे छूट चुकी थी। पुरानी पगडंडी थी वह, जहाँ की चट्टानों के बीच रास्ता बना हुआ था। यह जगह उसकी बहुत पीछे छूट चुकी हुई थी। कमज़ोर को दुनिया ढकेलती है। नदी भी तो दुनिया का ही अंग है। दर्द में तैरना, इस भारी शरीर के साथ तैरना कितना मुश्किल होता है, ये कोई अभी फूलों से पूछे। बढ़ी दूरी, साधन का अभाव, दर्द का बढ़ना, राह में अकेले में प्रसव की आशंका, उसे भी अपना संकल्प अब एक जिद के रूप में दिखने लगा। अब वापस जाना भी संभव नहीं। शायद अब तक घर में उसकी ढूंढ होने लगी हो।
वापस ले जाए जाने के डर को थामे हुए वह पीछे जाने की जगह चट्टानों से लड़ गई। फूला हुआ पेट संतुलन बनाने के लिए झुकने से रोकने लगा। साथ ही दर्द से कमर दोहरी होने लगी, थकान से हाथ पांव कांपने लगे। पर जंगल का जीवन इन सब कठिनाइयों से जूझना ही है। अंततः वह चट्टान के ऊपर पहुंची तो सामने चमकता सूरज दिखा। वह मुंह अंधेरे चली थी। अब यह सुनहरा सूरज देख फूलों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई समझे न समझे, कोसम तो जरूर समझ ही गया होगा। न सिर्फ समझ गया होगा बल्कि कस्बे के लिए निकल भी गया होगा। कोसम उस तक पहुंचे उसके पहले उसे अस्पताल पहुंचना जरूरी है। फूलों जैसे तैसे कर चट्टान की उतराई पार करने लगी। उसे अपनी मंजिल साफ दिखने लगी तो एक आशंका उभर आई। एक डर उसकी सवारी करने लगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया है, लेकिन यदि अस्पताल में कोई नहीं मिला तो। गांव में कहते हैं कि कुछ साल पहले किसी की जचकी के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन वहां कोई मिला नहीं। उस बहूबाई ने वापसी की राह में ही दम तोड़ दिया। सब कहते हैं कि उसने कुलदेवी पर भरोसा न करके अस्पताल पर भरोसा किया, इसी का देवी ने दंड दिया। तब से गांव के किसी ने जचकी के लिए अस्पताल जाने की हिम्मत ही नहीं की। एक वही है जो यूं अकेले ही निकली है, जाने क्या होगा। नदी पार कर लगभग 1 घंटे और चलने के बाद उसे कच्ची सड़क मिल गई और तुरंत ही बड़े भाग्य से कस्बे की ओर जाती एक जीप भी मिल गई। यूं ही ड्राइवर आधा बाहर लटक कर ही गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए ठूस ठूस कर भरी जीप में भी जगह बन ही गई। फूलों के चेहरे में दर्द हर कुछ देर में किसी नुकीले पत्थर की खरोंच सा उभरने लगा। जीप में बैठे लोगों की प्रश्न भरी नजरें, तरस खाती नजरें, अपनत्व भरी पूछताछ उसे अकेले देख खुसुर फुसुर उसे नुकीले पत्थर बन खोदने लगी। उसके जवाब ने उन सब की आंखें फाड़ दी। ऐसा दुस्साहस! दर्द की तीव्रता में बढ़ोतरी, आवृत्ति के समय में कमी, लोगों की प्रतिक्रिया और उसके खाली बैठने ने तेजी से चलती जीप को पैदल चलने से भी धीमा बना दिया। चौथाई दूरी उसे मीलों लंबी लगने लगी। किसी तरह बूढ़ा देव को याद करते वह कस्बे तक पहुंची। ड्राइवर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने ही गाड़ी रोकी। मंजिल तक पहुंचने का एहसास न सिर्फ चैन बल्कि थकन भी साथ लेकर आता है। दर्द से पस्त होते हुए भी उसे राहत हुई कि अब वह अस्पताल पहुंच चुकी है। अब उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा। अब उसने अपने बच्चे को, अपनी माँ को पाने की सारी बाधाएं दूर कर ली हैं। स्वास्थ्य केंद्र नीम की छाँव में खड़ा उसे पुकारता हुआ लगा। नीम फूलों की खुशबू लिए आस की सुहानी हवा उसके होठों के दर्दिले स्मित हास में, उसके आंसू से भरे हुए नयनों की कोरों में, उसके चेहरे के समंदर में बहने लगी। वह अपनी सारी शक्ति अपने कदमों में बटोर आगे बढ़ी। तभी एक ताला उसकी आशाओं पर पाला सा पड़ गया। उसने देखा कि अस्पताल के दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ है। अब तक समेट कर रखी हिम्मत जर्रा जर्रा बिखर गई। वह स्वास्थ्य केंद्र की सीढ़ियों पर दर्द से दोहरी होकर लेट गई। अब तक अंदर ही अंदर जज्ब होती उसकी दर्द भरी चीखें उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवारों को कांपाने लगी। इन चीखों में दर्द था, शरीर में उठती लहरों का दर्द था, डर का, खो देने का डर। दर्द था घर वालों से नजरें न मिला पाने का, गलत साबित हो जाने का। उसके आसपास भीड़ जुटने लगी। अकेली महिला को तड़पती देख पहले तो लोग एक दूसरे को ही प्रश्नों से तौलने लगे, प्रश्न पूछने लगे। फिर अजनबियत, हिचकिचाहट की बाधा को पार कर इंसानियत की लहर उठी तो कुछ सहृदय महिलाएं आगे बढ़ीं। फूलों की दर्द से भीजती आंखों ने लोगों की ओर देखा। उसके दिल में घरवालों के विरोध की लहर परिस्थिति से टकराकर छिन्न भिन्न हो गई। उसने बूढ़ा देव को दिल के भीतर से याद किया, मनाया कि उसका बच्चा उसकी गोद में आ जाए। उसकी आंखों में डर ही डर उभर आया, कोई शुरुआत न कर सकने का डर, स्वतंत्र निर्णय न ले पाने का डर। फूलों के कदमों से गांव की दूसरी माताओं के लिए खुलती एक नई पगडंडी कुछ तथाकथित सेवकों की कर्तव्य विमुखता से कोसों दूर चली गई कि स्वास्थ्य सेवा की जमीन ही चेतना के अंकुर का साथ न दे तो अकेला अंकुर वृक्ष नहीं बन सकता। जाने कितने वर्षों में कोई फूलों इतनी हिम्मत कर सकेगी, तब तक जाने कितनी और कोखें उजड़ेंगी। पीछे नेपथ्य में प्रश्न उत्तर तलवारों के वार से गूंजते रहे। कौन है? एके झन है। कैसे एके झन आए हैं? अस्पताल के बजे खुलते? अभी तो 11 बजे है। डॉक्टर बाहर में ही रथे, नर्स कंपाउंडर कभी कभी खोलते हैं। अरे अस्पताल तभी खोलते जब कोनो साहब मंत्री दौरा आते, नहीं तो बंद रथे। अरे नहीं, आजेच बंद है।
वो नरस के घर शायद सगा आए हैं। कोयला भेजा बुला दी ही नरसला, थई में घर हवे बलाए ले आ जाही। मैं इन लाइनों को हिंदी में फिर से पढ़ देती हूँ जिससे कि सबको समझने में आसानी हो। कौन है? अकेली है। कैसे अकेली आई है? अस्पताल कितने बजे खुलता है? अभी तो 11 ही बजे हैं। डॉक्टर बाहर रहते हैं, नर्स कंपाउंडर कभी कभी अस्पताल खोलते हैं। अरे अस्पताल तो तभी खुलता है जब कोई साहब या कोई मंत्री दौरे पर आते हैं, नहीं तो बंद रहता है। अरे नहीं, आज ही बंद है। वो नर्स के घर शायद कोई सगा आया है, कोई मेहमान आया है। किसी को भेजो, वो नर्स को बुला देगा। यहीं पास में ही घर है, उसको बुला देने से वह आ जाएगी। ना, अभी इस पगडंडी का खोलना भविष्य की कोख में जरूर चला गया है, लेकिन आशा मटिया मेट नहीं हुई है। फूलों की चीखें अब लहरों की तरह आने लगी, उसे घेरे महिलाओं की पंक्ति से टकराने लगी। किसी ने अस्पताल का ताला तोड़ दिया, शायद अस्पताल का ही कोई है। लोगों ने फूलों को उठने के लिए सहारा दिया। उसने अस्पताल के अंदर कदम धरा। बिन देवी की गुड़ी में कदम रखने जैसा उसका एहसास हुआ। गुड़ी मतलब मंदिर। बिन देवी के मंदिर में कदम रखने जैसा उसे एहसास हुआ। अब वह अस्पताल की टेबल में है जहां वो आना चाहती थी। अब वह वहीं है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। तभी पास खड़ी महिलाओं ने किसी के लिए जगह खाली कर दी। माहौल में राहत की खुशबू समा गई। एक सुकून तारी हो गया उस पर। महिलाएं और नर्स उसे जोर लगाने के लिए कह रही हैं। इस सुकून की शक्ति को उसने जोर लगाने के लिए बटोर लिया। उआ उआ उआ। अगले ही पल फूलों के बैसाख की सूखी जमीन से तपते मन में मानसून की बारिश हो गई। वहाँ सबके मन में खुशी कदम ताल करने लगी। बाहर पहुंच चुके कोसम के दिल में इस आवाज़ से आशंकाओं शिकायतों की जगह खुशी के अंकुर उगने लगे। फूलों की प्रतीक्षित संतान की रोने की यह आवाज़ कोसम की लाख भर की बंधी मुट्ठी के साथ उसके गांव के साथ सुदूर के कई गांव तक उछलते कूदते पहुंचने लगी। मानो जंगल की घास से भरी जिस जमीन पर फूलों ने 9 माह पहले अपने कदम धर दिए थे, अब उस पर पीछे आने वालों के कदमों से जंगल में एक नई पगडंडी का आभास होने लगा है। बस कहीं कहीं जमीन को अब भी यह समझना बाकी है कि वही इस पगडंडी का आधार है। तो यह मेरी कहानी पगडंडी थी जिसे मैंने आप सबके सामने पाठ किया है। आप सभी को आशा है यह पसंद आई होगी। तो और यदि आपको कुछ पूछना हो तो इससे आप पूछते जाइए। एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क का धन्यवाद कि उन्होंने कहा कि अच्छा वाचन है, लय अच्छी है कहानी की। मुझे लग रहा था नहीं पता कितने अच्छे से मैं पढ़ पा रही हूँ। भारत के गांव में आज भी ऐसा दृश्य, जहाँ भी सुदूरवर्ती गांव हैं वहाँ पर यह दिखता ही है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। और जहाँ बहुत ही दूरी होती है अस्पतालों से, वहाँ तो स्थिति यही होती है कि गांव में जब बिल्कुल कोई संभावना नहीं दिखती तभी वे लोग गांव से अस्पताल तक ले जाने की हिम्मत करते हैं। जी, सिद्धांत फाउंडेशन के वीडियो में इस कहानी की रचना प्रक्रिया मैंने भेजी थी। यह कोई साक्षात्कार तो नहीं था, लेकिन एक रचना प्रक्रिया मैंने उसमें साझा की थी। कैसा दृश्य आपने देखा था जाहिदुल दीवान जी? दिल्ली में तो बहुत मुश्किल है ऐसी कठिन परिस्थिति देखना, पर हाँ वहाँ अलग तरह की स्थितियाँ आती हैं और असंवेदनशीलता या न समझने वाली स्थिति वहाँ भी देखी जा सकती, बिल्कुल संभव है। रीता गुप्ता जी कह रही हैं कि यह उनकी पसंदीदा कहानी है। धन्यवाद जी। अंततः संघर्ष की जीत हुई। ये जब कहानी में लिख रही थी तो अंत एक बार तो ऐसा होने को था कि अक्सर जैसे कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात सुनते हैं कि दूरस्थ जगहों में जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो बहुत कम देर के लिए खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, सुविधाएं नहीं होती हैं। तो यथार्थ परक में एक तरह से था कि ये इतना संघर्ष करके फूलो जाती है और पता चलता है कि अस्पताल बंद है, पर लगा नहीं, अस्पताल बंद नहीं हो सकता, उसके इतने संघर्ष की हार नहीं हो सकती, क्योंकि संघर्ष की हार न होना ही बाकी महिलाओं के लिए पगडंडी का काम करेगा।
और इसीलिए ही मैंने इस कहानी का नाम भी पगडंडी ही रखा था, क्योंकि मुझे इससे उस पगडंडी को ही दिखाने की इच्छा थी कि किसी एक का स्वतंत्र निर्णय, मजबूत निर्णय बाकी बहुत से लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। और लोग उस सिर्फ इसी मैटर में नहीं ना कहा जाए तो बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत से कदम हम उठाने से डरते हैं, क्योंकि वो परंपरा ऐसी बनी होती है कि वो सामान्य नहीं होता। लेकिन यदि उस कदम को उठा लिया जाए, किसी एक मजबूत कदम की ज़रूरत होती है। कोई भी यदि उस मजबूत कदम को उठा लेता है तो बाद के लोगों की राह काफ़ी आसान हो जाती है। तो ये असल में ये जो फूलों है, ये मैं इस फूलों को नहीं जानती, पर इससे इस तरह से परिचित हूँ कि ये सच्ची कहानी की सच्ची घटना है कि किसी एक फूलों ने वाकई में ये हिम्मत की थी कि 16 किलोमीटर पैदल चल के उसने अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दिया था। बस इस फूलों की इस हिम्मत ने ही मैंने इस कहानी को फिर रचा था। अंजलि देशपांडे जी कह रही हैं कि यहाँ दिल्ली में भी दिख रहा है आजकल। जी बिल्कुल, आजकल की जो परिस्थितियाँ हैं, जो लॉकडाउन का निर्णय हुआ था, ग्रामीणों का वापस लौटना बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ उनके लिए हैं। और हमने कई ऐसी खबरें पढ़ी हैं कि राह में ही, सड़क में चलते हुए बहुत सी महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही दर्द भरा है सुनने में। और मुझे लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं हमारी कमी भी है कि हम उन तक अपनी मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो भी मदद हमसे हो सकती थी। बहुत से लोग हैं जो मैं जानती हूँ उन्हें, जो हर संभव मदद कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हम अपने अपनी परिस्थितियों में बंद होते हुए उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आजकल ऐसी परिस्थितियाँ दिख रही हैं। बस ये है कि यदि हमारे सामने यदि कोई ऐसी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति आती है, तो हम अपनी तरफ से जितना अधिक हमसे हो सकता है वो कोशिश कर सकते हैं। जी राकेश जायसवाल जी, ऐसी कहानियाँ लोगों का मनोबल बढ़ाती हैं और ज़रूरी भी है इस तरह से मनोबल बढ़ना। माफ़ करिएगा, कैमरा दूसरी तरफ टच हो गया था। जी, कहानी का सकारात्मक अंक मुझे भी बहुत सुकून दिया था इस कहानी में। पहले जब अटकी हुई थी मैं उस नकारात्मक अंत की तरफ, तो मुझे यह कहानी बहुत तंग कर रही थी। लग रहा था कि नहीं, यहाँ ख़त्म नहीं हो सकता फूलों का संघर्ष। फूलों के संघर्ष को अर्थ मिलना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब अर्थ मिल गया तब फिर मुझे संतुष्टि हुई इस कहानी को लिखते हुए। जी, आशा नाम की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है गाँव में। और ये जो है एक तरह से पुरानी व्यवस्था जो है दाई वाली, उसमें और आधुनिक व्यवस्था अस्पताल की, इन दोनों के बीच मध्यस्थ का काम करती हैं। और वो क्योंकि उन्हीं के आसपास की महिला होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से उनको समझ सकती हैं और समझा भी सकती हैं। तो ये जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुई है आशा की। और न सिर्फ इस परिस्थिति में बल्कि स्वास्थ्यगत दूसरी परेशानियों में भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम आशा कार्यकर्ताएं कर रही हैं। जी, ऐसी परिस्थितियां आजकल बहुत ही जगह, सब जगह, राकेश तिवारी जी सही कह रहे हैं कि सभी जगह अभी यही स्थिति चल रही है। काफ़ी मुश्किल भरी परिस्थिति है, पर आशा है कि हम जल्दी ही इस परिस्थिति से अब उबर जाएंगे। आप सभी का कोई और प्रश्न हो तो बताइए। इसकी रचना प्रक्रिया यही है कि मैंने इसकी जो खबर पढ़ी थी फूलों की पेपर में, समाचार पत्र में सबसे पहले, तो मुझे इसने बिल्कुल हिला दिया था कि 16 किलोमीटर पैदल चलते हुए अस्पताल तक जाना। मुझे लगा था कि कितनी मजबूत यह स्त्री है और उसने निर्णय लिया, पर साथ ही उसके पीछे क्या कारण होंगे इनका भी लगातार ध्यान आता रहा कि
क्यों ऐसी परिस्थिति बनी होगी, क्यों उसने ये निर्णय लिया होगा, और इन्हीं सभी से गुजरते हुए फाइनली कहानी अस्तित्व में आई। जी, इसमें डॉक्टर की भूमिका नहीं है, क्योंकि जिस जगह की कहानी है वहाँ डॉक्टर बहुत मुश्किल से उपलब्ध होते हैं। वहाँ जो नर्स होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, वही ज़्यादातर इन स्थितियों को संभाल लेते हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स जो आते हैं उनका समय भी निर्धारित होता है, क्योंकि एक डॉक्टर होते हैं और एक डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध नहीं हो पाता। तो डॉक्टर की भूमिका तो नहीं आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के दूसरे लोग इसमें बिल्कुल सपोर्टिव रह के अपनी भूमिका अदा किए हैं। रमेश शर्मा जी लिख रहे हैं कि कहानी अच्छी लगी। धन्यवाद आपका, और आप सभी को जो आप लोगों ने कहानी को सुना, पसंद किया। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो और बताइए। अच्छा जी, ये पर्ल बुक ने की जो आप ही अंजलि देशपांडे जी एक रचना का उल्लेख कर रही हैं कि द गुड अर्थ, जो कि पर्ल बुक जी की रचना है, उसमें उन्होंने खेत में बच्चा जनने का वर्णन किया था। ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने उल्लेख किया है तो अब कोशिश करूँगी कि इसे भी पढ़कर मैं देखूँ। हमारे गांव में तो ये बहुत कॉमन है कि काम करते हुए जंगल में, खेत में बच्चा हो जाता था। आजकल अब इसमें कमी आ गई है, आशा कार्यकर्ताएं हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी काफ़ी बढ़ी हैं पहले से। चेतना भी गांव के लोगों में बढ़ी है कि अब दाइयों से प्रसव कराने की जगह वे लोग भी अस्पताल को ही महत्व देने लगे हैं। तो अब ये घटना कम होती जा रही है। आप सभी का जो अकादमिक नेटवर्क, पब्लिशिंग नेटवर्क के इस कथा महोत्सव में, कहानी महोत्सव में आज के कहानी पाठ में मेरा साथ दिए हैं, मुझे सुने हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अकादमिक पब्लिशिंग नेटवर्क का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे कहानी पाठ का मौका दिया। आप सभी को नमस्कार और हार्दिक आभार।